हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स, या आप इसे ओपैम्प पैरामीटर्स भी लिख सकते हो इस टॉपिक को, या आप इस टॉपिक को पैरामीटर्स ऑफ एन ओपैम्प भी लिख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ओपैम्प लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसीलिए मैंने इसके इतने सारे नाम लिखे हैं। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप शॉर्टकट में ओपैम्प लिख सकते हो। इनफैक्ट मैं नोट्स में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपैम्प ही लिखूंगा। ठीक है, आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से अगर आप लोगों को समझना है तो आपको पहले से दो टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में IC 741 क्या है। ठीक है, मैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का नाम बता देता हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिस वीडियो में मैंने समझाया उसका नाम है ओपैम्प 03 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट होता क्या है। ठीक है, और IC 741 जिस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है उस वीडियो का नाम है ओपैम्प 04 ओपैम्प IC 741। इस वीडियो में मैंने IC 741 के बारे में डिटेल में बताया है। तो जिन लोगों ने ये दोनों ही वीडियो देखे हैं उनको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ही जिन्होंने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, यानी जिनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की नॉलेज नहीं है, जिनको IC 741 की नॉलेज नहीं है, उनको शॉर्टकट में बता देता हूं कि क्या होते हैं ये दोनों टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, जिसके दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, जिसका सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है। इसके दो इनपुट में एक पॉजिटिव इनपुट होता है, एक नेगेटिव इनपुट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इनपुट पे V1 अगर सिग्नल दें और नेगेटिव इनपुट पे V2 सिग्नल दें तो आउटपुट VO को हम इस फॉर्मूले A V1 माइनस V2 की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो सर्किट सिंबल है ये किसका है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और इसका आउटपुट हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर इनपुट की वैल्यू पता हो तो आउटपुट को हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, जो इस इक्वेशन को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करे। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो जिसका आउटपुट इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला कि अगर V1 और V2 इनपुट, दोनों इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर दोनों ही इनपुट पर मैं 0 सिग्नल दूं, यानी ग्राउंड कर दूं दोनों इनपुट को, तो आउटपुट भी इस केस में 0 होगा। यह आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट की खास बात होती है। इनफैक्ट दोनों इनपुट पे जो करंट जा रहा है I2 I1, जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी एक थर्ड पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में इनपुट करंट यानी I1 की वैल्यू भी 0 होती है और I2 की वैल्यू भी 0 होती है। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी अगर आपको आज का ये टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर को अगर आज अच्छी तरह से समझना है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट की ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में IC 741 क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, आज की डेट में हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ICs मार्केट में अवेलेबल है। ICs मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। और मैं आपको बताऊं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यानी इसकी मार्केट में ICs अवेलेबल है। ICs कहने का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी
ओपेम की मार्केट में आईसीज अवेलेबल है। किसी आईसी में एक ओपेम सर्किट होता है, किसी आईसी में दो ओपेम सर्किट होते हैं, किसी आईसी में मल्टीपल ओपेम सर्किट होते हैं। बट आईसी 741 क्या है? आईसी 741 एक ओपेम आईसी है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है, जिसमें इट कंसिस्ट अ सिंगल ओपेम सर्किट। ओपेम सर्किट समझ गए? सिंगल ओपेम सर्किट कहने का मतलब क्या है? आईसी 741 क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में? एक ऐसी आईसी है जिसके अंदर एक सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट हमें मिलता है। ठीक है, अब खास बात क्या है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर को समझने के लिए हमें इसकी बात क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये प्रॉपर्टी शो करेगा। बट आईसी 741 एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट की तरह एग्जैक्टली बिहेव नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल तो मैंने ये बना दिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल हम इस वीडियो में अगेन ऐसे ही बनाएंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। दोनों इनपुट में एक पॉजिटिव इनपुट होगा, एक नेगेटिव इनपुट होगा। पॉजिटिव इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे, नेगेटिव इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे, और एक आउटपुट होगा। पॉजिटिव इनपुट पे अगर हम वोल्टेज V1 दे रहे हैं, नेगेटिव इनपुट पे हम वोल्टेज V2 दे रहे हैं, और ये हम कह रहे हैं एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओपेम आईसी 741। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है। वो क्या है? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है। लेकिन दोनों की एक खास बात ये है कि देखो सिंपल सी बात है, ये एक डिवाइस है और किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि टीवी, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि प्रेस, इन सबको चलाने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को भी रन कराने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज देना पड़ेगा। अब सप्लाई वोल्टेज देने के लिए हम बैटरी या सेल का यूज करते हैं। तो बैटरी या सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल को हम प्लस VCC से रिप्रेजेंट करेंगे और निगेटिव टर्मिनल को हम माइनस VEE से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में भी हम सप्लाई वोल्टेज इस तरह से दिखाएंगे, और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट आईसी 741 के केस में भी सप्लाई वोल्टेज को हम प्लस VCC और माइनस VEE से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सप्लाई वोल्टेज किसी बैटरी या सेल से ही दिए जाते हैं ताकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट काम करे और इनपुट देने पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इतना सब पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी 741 के बारे में, तो फिर आप आज का ये टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखो, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, उन पैरामीटर्स के नाम क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक पैरामीटर की क्या डेफिनेशन होगी, उन पैरामीटर्स की सिग्निफिकेंस क्या होंगे, उन पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी 741 की क्या वैल्यू होंगी, इन सब के ऊपर आप डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में नोट्स में आप ये लाइनें लिख सकते हो, पैरामीटर्स ऑफ एन OPAMP मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स which inform us about the working of OPAMP under various practical situation like supply voltage, temperature, etc. full stop। कहने का मतलब ये समझो कि पैरामीटर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो हमें इन्फॉर्म करते हैं या जो हमें बताते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट किस तरह से काम करेगा। किस तरह से काम करेगा मतलब इनपुट हम क्या देंगे और आउटपुट किस टाइप का मिलेगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पैरामीटर्स कहते हैं ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन कहने का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने किस सप्लाई वोल्टेज पे रन कराना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैंने किस टेम्परेचर पे
रख रखा है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी ये जो फिजिकल सिचुएशन है जिसकी प्रेजेंस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह से काम करेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आगे आप नोट्स में लिख सकते हो, दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन op amps for various purpose because on the basis of these parameters we can compare various op amp ICs and we can select suitable op amp IC for the desired application, full stop। इस लाइन का मीनिंग ये है कि सिंपल सी बात है, आजकल मॉडर्न डे में ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज का यूज अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज का यूज पावर एम्पलीफायर में भी यूज होता है, फिल्टर सर्किट में भी यूज होता है, या ऑसिलेटर सर्किट में भी यूज होता है। यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए हमें अलग अलग टाइप की ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कौन सी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज किस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूजफुल है, इसका हम पता लगा सकते हैं उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज के पैरामीटर को देख के। ठीक है, तभी मैंने ये लाइन लिखी है, दीज पैरामीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑप एम्प फॉर वेरियस पर्पज। यानी अलग अलग पर्पज के लिए हम इन पैरामीटर को सेट करके अलग अलग टाइप की ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर वी कैन कंपेयर द वेरियस ऑप एम्प आईसीज। हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट में कई टाइप की ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज अवेलेबल होंगे जो डिफरेंट होंगी उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो कौन सा पैरामीटर किस एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है, कौन सा पैरामीटर की ओप एम्प आईसी किस एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है, उनके पैरामीटर्स को कंपेयर करके हम जिस एप्लीकेशन के लिए ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करना चाहते हैं उसको हम चूज कर सकते हैं, है ना। एंड वी कैन सेलेक्ट अ सुटेबल ऑप एम्प आईसी फॉर डिजायर्ड एप्लीकेशन। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वैसे पैरामीटर सेलेक्ट करके ही अपनी ऑप एम्प आईसी को चूज करेंगे उस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से ये पैरामीटर का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑप एम्प आईसी का यूज अपनी किसी डिजायर्ड एप्लीकेशन, अपनी किसी डिजायर्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप एम्प आईसी के पैरामीटर्स को चेक करेंगे। अगर वो पैरामीटर हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे तो हम उस ऑप एम्प आईसी का यूज अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या है उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप फुल स्टॉप करके आगे नोट्स में ये लिख सकते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प्स आर, वो मैं लिख देता हूं। तो किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको मैंने आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन कर दिया है। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको सिर्फ मैंने उन्हीं को यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 12 पैरामीटर्स को ही मेंशन किया है। इसके अलावा और बुक में इससे ज्यादा पैरामीटर्स आपको मिल सकते हैं, तो डरना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने सिर्फ 12 ही क्यों लिखवाया। मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 पैरामीटर्स ही लिखवाए हैं। ये 12 पैरामीटर्स आपको किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेटा शीट के ऊपर मिल सकते हैं। डेटा शीट कहने का मतलब है जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसीज को मार्केट से परचेज करोगे तो उसके साथ एक मेन्यू कार्ड आएगा। मेन्यू कार्ड मतलब एक सीट आएगी जिसमें इन्हीं पैरामीटर्स को मेंशन किया होगा, इन्हीं सब पैरामीटर्स की वैल्यू को मेंशन किया गया होगा। यानी जब भी आप मार्केट से ऑप एम्प आईसी परचेज करोगे तो उसके साथ एक पेपर मिलेगा, पेपर में इन्हीं सब पैरामीटर्स को मेंशन किया गया होगा और उनके सामने उनकी वैल्यू को मेंशन किया गया होगा जो उस ऑप एम्प आईसी की मिल रही थी, किस कंडीशन में मिल रही थी वो भी मेंशन किया जाएगा, चिंता मत करो। यानी डेटा शीट कहने का मतलब है सिंपल एक सीट है जिसके ऊपर इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू मेंशन की गई होगी फॉर दैट ऑप एम्प आईसी, जिस ऑप एम्प आईसी को आपने मार्केट से परचेज किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी सिंपल सी बात है, पैरामीटर्स कई सारे हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हर एक ओप एम्प आईसी को जब आप परचेज करोगे तो उसकी डेटा शीट के ऊपर जो पैरामीटर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ कौन कौन से पैरामीटर मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, सेकंड पैरामीटर है इनपुट ऑफसेट करंट, थर्ड पैरामीटर है इनपुट बायस करंट, फोर्थ पैरामीटर है थर्मल ड्रिफ्ट या इसको एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और फिफ्थ पैरामीटर है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, सिक्स पैरामीटर है आउटपुट रेजिस्टेंस, सेवंथ पैरामीटर है इनपुट वोल्टेज रेंज, एट्थ पैरामीटर है आउटपुट वोल्टेज स्विंग, नाइन्थ पैरामीटर है
लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। 10th पैरामीटर है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसको शॉर्टकट में CMRR भी बोल सकते हैं। 11th पैरामीटर है सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, या इसे SVRR भी बोल सकते हैं। और 12 क्या है, स्लू रेट, जिसे SR बोलते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही आपने इन पैरामीटर को नोट्स में लिख लोगे, उसके बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे, नाउ वी शैल डिस्कस द डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड द वैल्यू ऑफ अबव दीज पैरामीटर्स for op-amp IC 741 that are applicable for power supply voltage plus VCC 15 volt minus VEE, ये माइनस VEE कर देना, ठीक है, माइनस VEE माइनस 15 वोल्ट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब समझो कि मैंने बताया था कि जब भी आप मार्केट से ओप-एम्प आईसी परचेज करोगे तो उसकी डेटा शीट में यही सब पैरामीटर्स की वैल्यू मेंशन होगी, जो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है वो मैंने यहाँ मेंशन की है। यानी अब हम बात कर रहे हैं कि हमने मार्केट से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी 741 परचेज किया। अब वो 741 के जो पैरामीटर्स हैं वो किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में मेजर किए गए हैं? वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है सप्लाई वोल्टेज की रेंज जब +15 और -15 वोल्ट थी, और जब टेम्परेचर उस ओप-एम्प आईसी यानी ओप-एम्प आईसी 741 का जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी 741 के लिए इन पैरामीटर्स की क्या वैल्यू होगी, उनके ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहले हम इन पैरामीटर्स की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में उस ओप-एम्प आईसी यानी उस ओप-एम्प आईसी 741 के लिए हम इन पैरामीटर की वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे कि क्या मिल रही थी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, तो यहां तक पहुंच करके नोट्स में लिख लो। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं, मैंने नोट्स पहले ही लिख दिए हैं, मैं पढ़ देता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप नोट्स में लिख सकते हो, फॉर एन आइडियल ओप-एम्प इफ बोथ इनपुट टर्मिनल आर ग्राउंडेड देन आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी 0। However, in this condition, practical op-amp show small non-zero output voltage. Full stop. इस लाइन का मतलब समझो। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो आइडियल op-amp होता है उसके दो इनपुट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव और निगेटिव इनपुट पे हम 0 वोल्टेज दे रहे हैं, यानी V1 की वैल्यू भी 0 रख रहे हैं और V2 की वैल्यू भी 0 रख रहे हैं, यानी दोनों को एक तरह से मैंने ग्राउंड कर दिया है इस तरह से। ठीक है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी आईसी की बात नहीं है। ये आइडियल केस में होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर रखा है, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, V2 की वैल्यू भी 0 है और V1 की वैल्यू भी 0 है, तो इस केस में आउटपुट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो ओप-एम्प आईसी 741, ओप-एम्प आईसी 741 ये कंडीशन शो करेगी, यानी ओप-एम्प आईसी 741 के इनपुट पे अगर मैं 0 वोल्टेज सिग्नल दूं, दोनों ही इनपुट पे 0 वोल्टेज सिग्नल दूं, तो आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। ऐसा ही मैंने इन लाइनों में भी बोला है, फॉर आइडियल ओप-एम्प इफ बोथ इनपुट टर्मिनल आर ग्राउंडेड देन आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी 0। ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। हाउएवर इन दिस कंडीशन प्रैक्टिकल ओप-एम्प का एग्जांपल है आईसी 741 सो अ स्मॉल नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज, यानी इन दिस कंडीशन, कहने का मतलब इस कंडीशन में, यानी जब भी दोनों इनपुट ग्राउंड पे हो या दोनों इनपुट की वैल्यू 0 हो, तो आउटपुट हमेशा नॉन जीरो होता है। अच्छा, तो ब्रिंग, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसी सिचुएशन चाहिए जिसमें
पहले से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट 0 हो, क्योंकि भैया तभी तो हम काम कर पाएंगे। पहले से सिग्नल मिल रहा है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हमें गलत रिजल्ट दे सकता है ना। तो पहले हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को 0 पे सेट करना होगा, तभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का हम यूज कर सकते हैं। तो पहले आउटपुट को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैंने समझाया है। तो आगे नोट्स में लिखोगे, टू ब्रिंग आउटपुट वोल्टेज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प टू 0 वोल्ट, some voltage signal is needed to be applied to its input terminal. Such applied DC input voltage make output voltage exactly 0. कहने का मतलब समझो कि मुझे अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काम करवाना है, किसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई कराना है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, प्रैक्टिकल ओप एम्प आईसी 741 के इनपुट पे एक ऐसे डीसी वोल्टेज सिग्नल देने होंगे, किसी भी इनपुट पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल इस इनपुट पे भी हमने एक डीसी वोल्टेज दिया और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हो सकता है, मतलब हो सकता है कि एक ही इनपुट पे हम डीसी वोल्टेज सिग्नल दें। फॉर एग्जांपल इसको हम वी डीसी 2 बोल रहे हैं, इस वोल्टेज को हम जो इनपुट पे हम दे रहे हैं उसे वी डीसी 2 बोल रहे हैं। हो सकता है इस पे देने की जरूरत हो और इसको हम ग्राउंड रखें तो आउटपुट 0 हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इसको हमें ग्राउंड रखने की जरूरत है और इस पे हमें एक डीसी वोल्टेज देने की जरूरत है, इसे हम VDC1 बोलेंगे, तो ये आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाए। कहने का मतलब हो सकता है कि हमें डीसी वोल्टेज हो सकता है पॉजिटिव इनपुट पे देना पड़ जाए, या हो सकता है निगेटिव इनपुट पे देना पड़ जाए। मैं इस केस में क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ही पे डीसी वोल्टेज दे रहा हूं, ठीक है। अब जो सिचुएशन हमें जिस सिचुएशन की जरूरत पड़ जाए, कहने का मतलब है अभी मैं दोनों ही इनपुट पे डीसी वोल्टेज दिखा रहा हूं, यानी VDC2, ठीक है। कहने का मतलब हो सकता है कि VDC1 हो सकता है 0 हो जाए, या हो सकता है VDC2 0 हो जाए, या हो सकता है VDC1 भी नॉट इक्वल टू 0 हो एंड VDC2 भी नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी किसी भी इनपुट पे हमें डीसी वोल्टेज देना पड़ सकता है, या हो सकता है दोनों ही इनपुट पे हमें डीसी वोल्टेज देना पड़ जाए। लेकिन हम जो भी इनपुट पे डीसी वोल्टेज सिग्नल देंगे तो ऐसा देना पड़ेगा कि आउटपुट हमेशा 0 मिले हमें, क्योंकि हमें इसी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी जब हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काम कराना है। तो काम कराना है तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को 0 पे सेट करना पड़ेगा ना। तो यही मैंने लिखा है, टू ब्रिंग आउटपुट वोल्टेज ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प टू 0 वोल्ट, सम वोल्टेज सिग्नल इज नीडेड टू बी अप्लाइड टू इट्स इनपुट टर्मिनल, फुल स्टॉप। सच अप्लाइड डीसी इनपुट वोल्टेज मेक आउटपुट वोल्टेज एक्जैक्टली 0। यानी हम ऐसे डीसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट पे जिससे आउटपुट 0 हो जाए। Thus DC input voltages which make the output voltage of op amp to 0 volt called input offset voltage। यानी ऐसा DC input voltage सिग्नल जो हमने इनपुट पे दिया हो जिसकी वजह से आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 0 वोल्ट पे आ जाता है, तो ऐसे इनपुट डीसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय VIO। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब समझो कि अगर कंडीशन ये है तो सिंपल सी बात है, VIO या तो VDC1 के इक्वल होगा या VIO VDC2 के इक्वल होगा। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर समझो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो 3 सिचुएशन आ रही है ना यहाँ पे, ये फिगर 3 सिचुएशन शो कर रहा है। हो सकता है VDC1 0 हो एंड VDC2 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VIO की वैल्यू क्या हो जाएगा, VDC2 के। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VDC2। या हो सकता है VDC1 नॉट इक्वल टू 0 हो एंड VDC2 इज इक्वल टू 0 हो,
तो इस केस में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VIO की वैल्यू क्या हो जाएगी, VDC1। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। और हो सकता है मतलब या तो मुझे इसको देने की जरूरत हो, इस डीसी वोल्टेज को देने की जरूरत हो, इसको देने की ना जरूरत हो, तो ये रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है कि मुझे इस डीसी वोल्टेज को देने की जरूरत हो और इसको देने की जरूरत ना हो, तो उस कंडीशन में ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। और हो सकता है कि दोनों ही डीसी वोल्टेज को देने की जरूरत पड़े, अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज जीरो करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, VDC1 भी नॉट इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा इस फिगर में, एंड VDC2 को भी नॉट इक्वल टू जीरो रखना होगा ऊपर। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VIO बन जाएगा मॉड के अंदर VDC1 माइनस VDC2। तो ये तीन सिचुएशन में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो यहां तक पहुंच करके नोट करना, ठीक है। और लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, फॉर ओपन IC 741 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VIO यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज 6 मिली वोल्ट, यानी 6 मिली वोल्ट से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, 6 मिली वोल्ट ऑफ डीसी वोल्टेज, ठीक है। इट मींस फॉर अ बेस्ट ओपन द वैल्यू ऑफ VIO यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, यानी एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पहचान ये होगी कि उसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो। तो अगर कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी की वैल्यू, किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741 के लिए अगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC बहुत अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जिसके लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू वेरी लार्ज हो, तो वो ओपैम्प IC बहुत खराब है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आई होप आपको इन लाइनों का मीनिंग समझ में आया होगा। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। आगे नोट्स में आप लोग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का ये फिगर बना सकते हो, जिसमें हर एक चीज क्लियर मेंशन है कि हमारा जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो IC 741 है, जिसके दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है और दो सप्लाई वोल्टेज के टर्मिनल है, प्लस VCC और माइनस VCC। और आउटपुट को जीरो बनाने के लिए, आउटपुट को जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया है, इनपुट पे डीसी वोल्टेज सिग्नल दिए हैं VDC1 और VDC2। इनके अपने इनपुट रेजिस्टेंस होंगे तो आप उनको भी शो कर सकते हो R1 और R2 को, यानी ये एक प्रॉपर फिगर है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का। और आगे आप इस फिगर को बनाने के बाद आगे आप नोट्स में ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फिगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। मैंने बताया था आपको नोट्स में कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को VIO से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मॉड के अंदर दोनों ही इनपुट डीसी वोल्टेज के डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, अलजेब्रिक डिफरेंस को कैलकुलेट करना है मॉड के अंदर, ठीक है। तो VDC1 क्या है, डीसी वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। देखो सिंपल सी बात है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जो निगेटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, VDC1 क्या है, डीसी वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और VDC2 क्या है, डीसी वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो यहां तक पहुंच करके नोट करना। अब बात करते हैं अपने सेकंड पैरामीटर की, जिसको हमने नाम दिया था इनपुट ऑफसेट करंट। तो नोट्स में आप ये लाइनें लिख सकते हो, फॉर एन आइडियल ओपैम्प नो करंट फ्लो इनटू एनी इनपुट टर्मिनल ड्यू टू वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस। इस लाइन का मतलब समझो। देखो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट में अगर मैं इसको बोल रहा हूं आइडियल ओपैम्प, तो इसके सर्किट में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव को इन्वर्टिंग और निगेटिव को नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं और निगेटिव को इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसके इनपुट पे कोई करंट फ्लो ना हो। अगर मैं पॉजिटिव इनपुट पे I1 करंट एज्यूम कर लूं
और निगेटिव इनपुट पे I2 करंट एज्यूम कर लूं, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में I1 इक्वल टू I2 दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। यानी ये लिखने का तरीका सही नहीं है, ऐसे लिख सकते हो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे भी करंट 0 होगा एंड इन्वर्टिंग इनपुट पे भी करंट 0 होगा अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत लार्ज होता है। इनपुट रेजिस्टेंस को Ri से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है फॉर एन आइडियल ओपन। तो इंफिनिटी इनपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पे कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ये इन लाइनों का मतलब है फॉर एन आइडियल ओप एम्प नो करंट फ्लो इनटू एनी इनपुट टर्मिनल ड्यू टू वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने समझा है। बट ये तो आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली क्या होता है वो देखते हैं। प्रैक्टिकल ओप एम्प हैज सम इनपुट करंट व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इफ बोथ इनपुट टर्मिनल ऑफ ओप एम्प आर बाइस्ड to the same voltage level or both input are grounded, then algebraic difference between the currents into inverting and non-inverting input terminal is referred to as input offset current। कहने का मतलब समझो, देखो ये तो आइडियल ओप एम्प का केस हो गया। एक प्रैक्टिकल ओप एम्प, प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए मैंने बोला था, प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए मैंने क्या बोला था? ओप एम्प IC 741, यानी ये क्या है? एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उसके इनपुट को अगर मैंने सेम वोल्टेज लेवल पे रखा है, सेम वोल्टेज लेवल का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि दोनों को मैंने ग्राउंड कर दिया, दोनों इनपुट को मैंने ग्राउंड पे कर दिया, यानी पॉजिटिव इनपुट को भी मैंने ग्राउंड पे कर दिया, निगेटिव इनपुट को भी मैंने ग्राउंड पे कर दिया। इसका मतलब क्या है? दोनों इनपुट को मैंने सेम वोल्टेज लेवल पे अगर रखा है तो उस केस में जो भी करंट इनपुट पे फ्लो होगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इनपुट पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और निगेटिव इनपुट पे करंट फ्लो हो रहा है I2, तो इन दोनों करंट के डिफरेंस के, यानी इनपुट ऑफसेट करंट क्या है उसे हम IO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होगा दोनों करंट के डिफरेंस के, दोनों करंट की वैल्यू के डिफरेंस के, यानी I1 माइनस I2। एक्चुअली कुछ बुक में इसे I1 I2 नहीं लिखते हैं, इसे सिंपली IB1 और IB2 लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गई? IB1 माइनस IB2। इसे B1 B2 क्यों लिखते हैं मैं बता दे रहा हूं, बिकॉज ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है और जो इनपुट होते हैं वो ट्रांजिस्टर के बेस होते हैं, बेस। यानी देखो ट्रांजिस्टर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा सर्किट सिंबल होता है, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर मैंने दिखाया है। तो जो ये होता है ये कलेक्टर होता है और जो ये वाला टर्मिनल होता है ये टर्मिनल कलेक्टर, ये टर्मिनल इमीटर और ये टर्मिनल है बेस। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट होते हैं वो अलग अलग ट्रांजिस्टर के बेस होते हैं। तो यानी ये क्या है? बेस करंट है, इस वजह से इसे IB2 और IB1 में सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब लाइनों पे फोकस करते हैं। Therefore, if both input terminal of op amp are biased to same voltage level or both input are grounded, then algebraic difference between the current into inverting and non-inverting input terminals is referred to as input offset voltage and it is denoted by IIO, जैसा कि मैंने दिखाया है। यानी इनपुट ऑफसेट करंट क्या है कि जब भी मैं प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे कर दूं या सेम वोल्टेज लेवल पे कर दूं, तो उसके बाद इनपुट पे जो भी करंट फ्लो होगा उनके डिफरेंस को, उनके अलजेब्रिक डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं और इसको IIO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट इज 200 नैनो एम्पियर फॉर ओप एम्प IC 741, यानी IC 741 के लिए IIO की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 200 नैनो एम्पियर है, ठीक है। सो फॉर अ बेस्ट ओप एम्प IC द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एक बेस्ट ओप एम्प IC वो है जिसके लिए इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, और एक खराब ओप एम्प IC वो है जिसके लिए इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो जहां पे आपने ये इक्वेशन लिखी है
उसके साइड में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, यानी इनके नाम लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक पॉज करके नोट करो। तो फिर आगे आप नोट्स में इनपुट ऑफसेट करंट का ये फिगर बना सकते हो, जिसमें आपको हर चीज दिखानी पड़ेगी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741 है, जिसके दोनों टर्मिनल को हमने ग्राउंड में रख रखा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे IB1 करंट फ्लो हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल पे IB2 करंट फ्लो हो रहा है, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रन कराने के लिए हमने सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC और माइनस VE दे रखा है। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू द फिगर इनपुट ऑफसेट करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, जैसा कि मैंने बताया था कि इनपुट ऑफसेट करंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम इनपुट ऑफसेट करंट को IIO से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों ही करंट का अलजेब्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो IB1 माइनस IB2 मोड के अंदर, तो IB1 क्या है, करंट इनटू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जैसा कि मैंने दिखाया है, और IB2 क्या है, करंट इनटू इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जैसा कि फिगर में दिखाया है। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। थर्ड पैरामीटर है इनपुट बायस करंट। तो आप फिगर ये बना सकते हो इनपुट बायस करंट का भी, ठीक है। इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो इनपुट बायस करंट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लो इनटू नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ओप एम्प व्हेन बोथ इनपुट आर एट सेम वोल्टेज लेवल और बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड फुल स्टॉप। कहने का मतलब अगेन मैं बता दूं, इनपुट बायस करंट इसका भी फिगर सेम होगा कि अगर हम ऑपरेशनल एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट को अगर सेम वोल्टेज लेवल या दोनों इनपुट को ग्राउंड पे रखते हैं, तो जो इनपुट करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फ्लो होते हैं दोनों टर्मिनल के थ्रू, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के थ्रू जो इनपुट पे करंट जाते हैं, उनकी एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बायस करंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, एवरेज वैल्यू को। फुल स्टॉप। द इनपुट बायस करंट इज डिनोटेड बाय IB एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, मैंने बताया कि इनपुट बायस करंट को IB की हेल्प से शो करेंगे, और ये क्या है, दोनों इनपुट करंट की एवरेज वैल्यू है। यानी सिंपल सी बात है, करंट के डायरेक्शन को हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है करंट बाहर को निकल रहा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है करंट बाहर को निकल रहा हो, यानी एवरेज वैल्यू कब, हम करंट के मैग्नीट्यूड की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। दोनों इनपुट करंट के मैग्नीट्यूड की एवरेज वैल्यू क्या होती है, इनपुट बायस करंट होता है। अगेन आप बताओगे IB1 क्या है, करंट इनटू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, IB2 क्या है, करंट इनटू इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट बायस करंट इज 500 नैनो एम्पियर फॉर ओप एम्प IC 741, यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741 के लिए इनपुट बायस करंट की मैक्सिमम वैल्यू 500 नैनो एम्पियर तक होती है। इससे कम हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। क्लियर हो गई बात। फॉर अ गुड ओप एम्प IC इनपुट बायस करंट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिए, तो अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पहचान ये होगी कि उसके इनपुट बायस करंट की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, और एक बैड या एक बुरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट वो है जिसके लिए इनपुट बायस करंट की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर की, जिसको हमने नाम दिया था थर्मल ड्रिफ्ट, या इसका एक और नाम है एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, प्रैक्टिकली वी आर फाउंड दैट पैरामीटर्स इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसे मैंने VIO से डिनोट किया है, इनपुट ऑफसेट करंट जिसे मैंने IIO से डिनोट किया है, एंड इनपुट बायस करंट जिसे मैंने IB से डिनोट किया है, आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि अब तक हमने जो तीन पैरामीटर पढ़े, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VIO, इनपुट ऑफसेट करंट IIO, और इनपुट बायस करंट IB, जो मैंने तीन पैरामीटर अभी पढ़ाए, हमने देखा कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये तीनों ही पैरामीटर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, इट मींस द वैल्यू ऑफ VIO, IIO एंड IB चेंज इफ टेम्परेचर ऑफ ओप एम्प चेंज। यानी जैसे जैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे ये तीनों ही पैरामीटर यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट, ये इनकी वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है। तो इनका चेंज ही क्या कहलाता है, थर्मल ड्रिफ्ट कहलाता है, या एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो तीन टाइप के थर्मल ड्रिफ्ट होंगे या तीन टाइप के एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट होंगे। तो पहला क्या है, पहला हेडिंग डालोगे, मतलब हेडिंग नहीं, फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे किसका, हम थर्मल ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे पहले इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का, यानी पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए। तो आप फर्स्ट
नंबर डालोगे और लिखोगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल वोल्टेज ड्रिफ्ट और एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। कहने का मतलब समझो, यानी एवरेज टेम्परेचर आप लिखोगे एवरेज, दैट इज, इसके बाद लिखोगे दैट इज एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इन VIO। क्या हो जाएगा? डेल्टा VIO अपॉन डेल्टा T, ये होगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इसकी यूनिट होती है माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैं आपको बताऊं फॉर IC 741 the value of delta VIO upon delta T is equal to कितनी है? 0.5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात? यानी एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है, और इसको मेजर करते हैं माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस के टर्म में। और फॉर IC 741 द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसको हम इससे डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 0.5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। तो अब तक हमने एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए कैलकुलेट किया है? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए। अब हमें नंबर सेकंड एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है किसके लिए? इनपुट ऑफसेट करंट के लिए। तो आप नोट्स में क्या लिखोगे? हेडिंग 2 डालोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की जगह क्या लिखोगे? करंट। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल वोल्टेज की जगह क्या लिखोगे? करंट ड्रिफ्ट। वोल्टेज की जगह क्या लिखोगे? थर्मल करंट ड्रिफ्ट, या एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट इन इनपुट ऑफसेट करंट। समझ में आ रही बात? इस तरह से आप नोट्स में लिखोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट करंट यानी IIO। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां डेल्टा IIO अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा IIO अपॉन डेल्टा टी। और इसका मेजरमेंट होता है पिको एम्पियर में, पिको एम्पियर में होता है, पिको एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर IC 741 द वैल्यू ऑफ एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट करंट, उसको हम डिनोट करते हैं IIO से। तो इसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है IC 741 के लिए? 12 पिको एम्पियर, 12 पिको एम्पियर। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सी बात है, एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है कि इनपुट ऑफसेट करंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होता है उसका मेजरमेंट होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट करंट। उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं और उसको मेजर करते हैं पिको एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस से। और फॉर IC 741 वैल्यू ऑफ एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट ऑफसेट करंट इज 12, इसे कर देना पिको एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक पहुंच करके नोट करना। फिर आगे नोट्स में आप बात करोगे एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इनपुट बायस करंट की। तो इसे आप 3rd नंबर पे रखोगे नोट्स में और लिखोगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट
बायस करंट ऑफ इनपुट बायस current per unit change in temperature is known as average temperature coefficient in input bias current ठीक है, is known as सीधे यहाँ पे average temperature coefficient in input bias current, that is average temperature coefficient for input bias current यानी IB को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा IB, और इसकी भी यूनिट क्या, इसको भी मेजरमेंट हम करेंगे पिको एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और इसके लिए IC 741 का मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो इसको मिटा देंगे। क्लियर हो गई बात, यानी थर्मल ड्रिफ्ट या एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट वाइज करंट किस तरह से चेंज होता है, उसका मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे, उसी का डिस्कशन हम थर्मल ड्रिफ्ट इस हेडिंग के अंदर करते हैं। तो यहां तक पहुंच करके नोट रखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है 5 डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, या इसे इनपुट रेजिस्टेंस भी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। इसे RI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप नोट्स में ये लाइनें लिख सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस RI is the equivalent resistance that can be measured at either the inverting or non-inverting input terminal with other terminal connected to ground। कहने का मतलब समझो, देखो हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास 2 इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव इनपुट एक नेगेटिव इनपुट। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम इनपुट पे कोई सिग्नल देते हैं तो इनपुट से वो सिग्नल इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद जो ये रेजिस्टेंस फेस करता है उसे हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस तरह से यानी जो भी हमने सिग्नल दिया है वो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के तो अंदर जाएगा ही, तो अंदर जाने में ये सिग्नल जिस रेजिस्टेंस को फेस करता है उसे हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करना है, उसको मेजर करने का तरीका क्या है कि किसी एक इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं और एक इनपुट टर्मिनल में अगर सिग्नल भेजें तो जो रेजिस्टेंस हम मेजर कर पाएंगे इनपुट का वो होगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात, यानी तरीका क्या है कि दोनों में से किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड करके दूसरे टर्मिनल में हमें इनपुट सिग्नल भेजना है, तब जाके जो इनपुट रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे उसकी वैल्यू हम मेजर करेंगे तो उसे हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने बोला है या तो आप इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दो या फिर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दो, और फिर जो हम इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे उसे हम RI यानी डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। फॉर अ गुड ऑप एम्प सर्किट वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, और एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो है जिसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस RI की वैल्यू वेरी हाई हो या वेरी लार्ज हो, या आप इसी को कह सकते हो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी लार्ज हो तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। फिर आगे आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑप एम्प IC 741 यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट IC 741 के लिए द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस इज अबाउट 2 मेगा ओम, ठीक है। यानी IC 741 के लिए इनपुट रेजिस्टेंस RI की वैल्यू होती है 2 मेगा ओम, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। नेक्स्ट पैरामीटर है 6 आउटपुट रेजिस्टेंस, इसे RO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो द आउटपुट रेजिस्टेंस RO ऑफ एन ऑप एम्प इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प एंड द ग्राउंड। कहने का मतलब समझो, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल क्या है, एक ट्रायंगल है, इसके 2 इनपुट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। इनपुट पे हमने सिग्नल दे दिया फॉर एग्जांपल V1 और V2, तो हमें एक मिलेगा आउटपुट VA,
ठीक है, ये क्या है हमारा ओप एम्प, कौन सा है, प्रैक्टिकल ओप एम्प यानी IC 741। तो आउटपुट जो भी मिलेगा अगर मैं उसे डायरेक्टली ग्राउंड में भेज दूं तो वो ये कह रहे हैं कि आउटपुट और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा होगा आउटपुट रेजिस्टेंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो लगेगा ही, तो इसी रेजिस्टेंस को आप आउटपुट रेजिस्टेंस बोलोगे, आर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट तो फ्लो होगा। इस करंट को मैं IO से दिखा दूं तो इंप्लाइज दैट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RO इक्वल टू VO अपॉन IO, वेयर आप बता सकते हो VO क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और IO क्या है, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कब, जब ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और RO क्या है, आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बट अगर आप ये फिगर एग्जाम में बना के आओगे तो हो सकता है गलत हो जाए, एग्जामिनर आपको नंबर ना दे और ये कह दे आप बेवकूफ हो, आपने ऐसा कैसे बना दिया, किसी बुक में ऐसा डायग्राम तो है ही नहीं। तो बुक में आपको जो डायग्राम मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस का वो कुछ ऐसा होगा कि इनपुट पे आपने फॉर एग्जांपल नेगेटिव इनपुट और ये क्या है पॉजिटिव इनपुट, तो पॉजिटिव इनपुट पे V1 सिग्नल दिया, नेगेटिव इनपुट पे V2 सिग्नल दिया, तो जो आउटपुट होगा ये क्या है, देखो मैंने अभी बताया था इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इनपुट रेजिस्टेंस को भी आप फिगर में RI शो करोगे। ठीक है, आपने इनपुट सिग्नल दिया तो वो इनपुट रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अच्छा, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सिग्नल जनरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो सिग्नल फॉर एग्जांपल AVI जनरेट किया, VID मींस मैं यहां बता देता हूं, VID मींस है V1 माइनस V2 है। ठीक है, तो ये सिग्नल AVID और A क्या है, A है गेन ऑफ ओप एम्प। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस फेस करेगा आउटपुट पर उसे हम बोल रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये फिगर और ये फिगर कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस इस फिगर से मान लें, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, इस आउटपुट को हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो एक्चुअल में ये आपका आउटपुट सिग्नल है, तो जब आउटपुट को आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया, यानी ये आपका आउटपुट सिग्नल है, तो आपने आउटपुट को जब ग्राउंड से कनेक्ट किया तो जो रेजिस्टेंस आउटपुट पे फेस हो रहा है वो है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? देखो यहां से तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, देखो जो आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है वो कहीं तो प्रोसेस हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो फॉर एग्जांपल वो यहां प्रोसेस हुआ है, अब उसको हमें आउटपुट पे भेजना है, तो हम आउटपुट पे भेज क्या रहे हैं, आउटपुट को सीधे ग्राउंड पे कर दे रहे हैं। तो यानी जो सिग्नल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने आउटपुट पे प्रोड्यूस किया उसको जब हम ग्राउंड में भेजते हैं तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस फेस हो रहा है ये वाला, यानी आउटपुट सिग्नल को ग्राउंड में भेजने पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको एग्जाम में फिगर बना के आना है तो आप ये वाला फिगर बनाओगे इतना सा, और यहाँ पे बताओगे ये क्या है, RI क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, RO क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओप एम्प। इस फिगर का नाम देते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओप एम्प। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आगे की लाइनें पढ़ते हैं। फॉर अ बेस्ट ओप एम्प सर्किट द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल। एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसका आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर ओप एम्प IC 741 द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज अबाउट 75 ओम। और एक प्रैक्टिकल ओप एम्प सर्किट जो IC 741 है उसके लिए आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मेजर की गई तो वो निकली 75 ओम के अराउंड। ठीक है,
तो यहाँ तक पहुँच करके नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इस RO को आप आउटपुट रेजिस्टेंस बोलोगे, जैसा कि मैंने वहाँ बताया है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर दूँ तो आप खुद ही सही कर दिया करो, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप एग्जाम में या नोट्स में ये फिगर नहीं बनाओगे, ये जस्ट समझने के लिए बताया कि इन लाइनों का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में आउटपुट रेजिस्टेंस को अगर आपको फिगर में शो करना है तो आप ये वाला फिगर बनाओगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट पैरामीटर है 7th इनपुट वोल्टेज रेंज। इसमें आप नोट्स पे लिख सकते हो, व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड टू बोथ इनपुट टर्मिनल्स द वोल्टेज इज कॉल्ड कॉमन मोड वोल्टेज एंड op amp is said to be operating in common mode configuration. Full stop. The range between maximum and minimum value of common mode voltage is known as input voltage range. इसका मीनिंग समझो। देखो सिंपल सी बात है, अगेन हमें बात करनी है एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो हमारा वो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एग्जांपल के लिए op amp IC 741। अगेन इसके दो इनपुट होंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव इनपुट होगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इनपुट पे V1 सिग्नल दे रहे हैं वोल्टेज सिग्नल, और निगेटिव इनपुट पे V2 वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, और इसका एक आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। और ये op amp IC रन करेगी सप्लाई वोल्टेज देने पे, तो सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC देना पड़ेगा और माइनस VEE देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये op amp IC सप्लाई वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट पे काम कर रही है, तो अगर V1 इक्वल टू V2, हम ऐसा इनपुट वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं जिसके हर एक केस में V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो, तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। यही इन लाइनों का मीनिंग है कि जब भी दोनों इनपुट टर्मिनल पे हम सेम वोल्टेज सिग्नल दें तो ऐसे वोल्टेज सिग्नल को हम कॉमन मोड सिग्नल बोलेंगे, और इस टाइप के ऑपरेशन को हम बोलेंगे, op amp के इस टाइप के ऑपरेशन को हम बोलेंगे कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, द रेंज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉमन मोड वोल्टेज इज नोन एज इनपुट वोल्टेज रेंज। कहने का मतलब क्या है कि जो मैं इनपुट पे कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जो रेंज है उसी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज रेंज। क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब है V1 इक्वल टू V2 जो हमने सिग्नल दिया था, अगर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और V1 इक्वल टू V2 जो हमने कॉमन सिग्नल दिया था उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, तो जो रेंज है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जो रेंज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट वोल्टेज रेंज। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट वोल्टेज रेंज बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस आईसी के लिए इनपुट वोल्टेज रेंज क्या होगी, तो आगे मैंने नोट्स में बताया है, फॉर op amp IC 741 द वैल्यू ऑफ कॉमन मोड वोल्टेज अप्लाइड टू बोथ इनपुट टर्मिनल्स कैन बी हाई एज प्लस 13 वोल्ट और एज लो एज माइनस 13 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि op amp IC 741 के लिए कॉमन मोड सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, कॉमन मोड सिग्नल यानी V1 इक्वल टू V2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस 13 वोल्ट, और V1 इक्वल टू V2 यानी कॉमन मोड सिग्नल की जो मिनिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है माइनस 13 वोल्ट। तभी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करेगा इनपुट सिग्नल के लिए। यानी इस रेंज का अगर सिग्नल इनपुट पे दिया जा रहा है तभी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करेगा। अगर इस रेंज से बाहर इनपुट सिग्नल हमने देना शुरू कर दिया इसको, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जो इसकी रेंज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, IC 741 के लिए इनपुट वोल्टेज रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जिसे मैंने नंबर 8 लिखा था और नाम दिया था आउटपुट वोल्टेज स्विंग। इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज स्विंग इज द रेंज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज फॉर एन op amp बिकॉज आउटपुट वोल्टेज ऑफ op amp never exceed than the limit of supply voltages plus VCC and minus VEE for any op amp,
ठीक है, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझो, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को रन कराने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए। तो सप्लाई वोल्टेज को मैंने प्लस VCC और माइनस VEE से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और हम एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, यानी IC 741 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अगेन दो इनपुट होंगे, एक निगेटिव इनपुट, एक पॉजिटिव इनपुट, और आउटपुट हमें मिलेगा अगर हम इनपुट सिग्नल V1 और V2 देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आउटपुट की जो वैल्यू है, अगर मान लो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो कभी भी प्लस VCC के इक्वल नहीं हो सकती, और आउटपुट की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो भी माइनस VEE के इक्वल नहीं हो सकती। ये इन लाइनों का मीनिंग था। यानी सिंपल सी बात है, जिस सप्लाई वोल्टेज के साथ हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आईसी को रन करा रहे हैं तो आउटपुट कभी भी उस सप्लाई वोल्टेज के बराबर तो मिलेगा ही नहीं, यानी ये कंडीशन हमारे पास है। यानी सिंपल सी बात है, तो हमें पता करना है, तो हमें क्या पता करना है कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और आउटपुट की मिनिमम वैल्यू क्या है, और इनकी जो रेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज स्विंग। यानी आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के जो बीच की जो रेंज है उसे हम कहेंगे आउटपुट वोल्टेज स्विंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई बात। वही मैंने नोट्स में भी लिखा है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प इज नोन एज पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। यानी सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं, आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव सैचुरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं, और आउटपुट की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब प्लस VCC मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है और माइनस VEE मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, तो कोई तो मैक्सिमम और कोई तो मिनिमम वैल्यू होगी, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज बोलेंगे और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ मिनिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प इज नोन एज नेगेटिव सैचुरेशन माइनस Vcess। सो द आउटपुट वोल्टेज स्विंग फॉर एन ऑप एम्प कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी मैंने बताया कि आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या है, एक्चुअली रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम की, तो रेंज है यानी प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन की रेंज है। यानी मैंने इसको बोल दिया कि इसे हम प्लस V सैचुरेशन दिखा सकते हैं और इसको हम माइनस V सैचुरेशन दिखा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यानी आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या है, इसकी रेंज, यानी प्लस V सैचुरेशन, सॉरी माइनस V सैचुरेशन, सही से लिख देते हैं, माइनस V सैचुरेशन से आउटपुट की रेंज प्लस V सैचुरेशन तक जो भी मिलेगी, इस रेंज को ही हम क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज स्विंग फॉर ऑप एम्प कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस सैचुरेशन से लेके प्लस सैचुरेशन की जो आउटपुट वोल्टेज रेंज है उसी को हम बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज स्विंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वेयर VO, मतलब इस रेंज में जो ये VO है ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। वेयर VO इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प, फुल स्टॉप। फॉर ऑप एम्प IC 741 प्लस V सैचुरेशन इक्वल टू प्लस 13 वोल्ट माइनस V सैचुरेशन इज माइनस 13 वोल्ट इफ सप्लाई वोल्टेज R प्लस VCC प्लस 15 वोल्ट एंड माइनस VEE माइनस 15 वोल्ट, माइनस 15 वोल्ट, ये प्लस 15 वोल्ट है और ये माइनस 15 वोल्ट है। So output voltage swing for IC 741 is minus 13 volt to plus 13 volt, ठीक है। इसका मतलब समझो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब समझो IC 741 के लिए आउटपुट वोल्टेज स्विंग कब हम बता रहे हैं, जब प्लस VCC की वैल्यू को हमने 15 वोल्ट पे सेट किया है और माइनस VE की वैल्यू को हमने माइनस 15 वोल्ट पे सेट किया, यानी सप्लाई वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट हो, उस केस में प्लस V सैचुरेशन की वैल्यू जो मेजर की गई वो थी प्लस 13 वोल्ट
और माइनस वी सेचुरेशन की वैल्यू मेजर की गई -13 वोल्ट। ऑब्वियस सी बात है, प्लस वी सेचुरेशन यानी आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू, माइनस वी सेचुरेशन मींस आउटपुट की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज स्विंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मैंने बताया था माइनस वी सेचुरेशन लेस देन इक्वल टू वी नॉट लेस देन इक्वल टू प्लस वी सेचुरेशन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करो तो -13 वोल्ट लेस देन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज लेस देन इक्वल टू प्लस वी सेचुरेशन यानी +13 वोल्ट। ठीक है, तो ये है आउटपुट वोल्टेज स्विंग फॉर IC 741। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। नेक्स्ट पैरामीटर है 9 लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, इफ देयर इज नो फीडबैक कनेक्शन बिटवीन output and input of op-amp, then in this case the ratio of output voltage and the difference between two input voltage of an op-amp is known as large signal voltage gain। देखो ये सिंपल सी बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन वोल्टेज गेन ही होती है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को हम लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन बोलते हैं। कब? जब हमने कोई फीडबैक कनेक्शन ना लिया हो। कहने का मतलब क्या है कि एक मेरे पास op-amp है जिसके दो इनपुट टर्मिनल है और एक सिंगल आउटपुट टर्मिनल है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रैक्टिकल op-amp है और प्रैक्टिकल op-amp का एग्जांपल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? IC 741। ऑब्वियस सी बात है, इसे सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC और माइनस VEE दिया हुआ है। ठीक है, तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन क्या हुआ बता दो। अगर फॉर एग्जांपल ये आउटपुट वोल्टेज V है, V0 है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल V1 और V2 है, तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हुआ लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। अगर मैं उसे अभी के लिए A से दिखाऊं, ठीक है, तो A क्या हो गया? रेशियो हो गया आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। ठीक है, अभी फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन ए को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? VO अपॉन V1 माइनस V2 से। ठीक है, ये हम कब कैलकुलेट करें? अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये ऑब्वियस सी बात है, गेन का फॉर्मूला है। अगर मैं आइडियल op-amp की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडियल op-amp है माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और V2 V1 सिग्नल है, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइडियल op-amp की, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं। तो इसका आउटपुट वोल्टेज हम देख चुके हैं, गेन का मल्टीप्लाई होता है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल से, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VO अपॉन V1 माइनस V2। तो जैसा कि हमने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में गेन पढ़ी थी, उसी गेन को हम एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन बोलेंगे। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फीडबैक सर्किट ना हो, यानी ये नहीं होना चाहिए। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए कि देखो सिंपल सी बात है, हम किसी भी वोल्टेज गेन को लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन कहेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। कब? जब आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई फीडबैक कनेक्शन ना हो, इस तरह का सिंपल सर्किट हो। तभी तो मैंने यहां लिखा है कि इफ देयर इज नो फीडबैक कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ एन op-amp, then in this case ratio of output voltage and difference between two input voltage of an op-amp is known as large voltage signal gain। यानी कोई फीडबैक कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उस केस में आउटपुट का और डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल का जो रेशियो है उसी को हम कहेंगे लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। ठीक है, तो आप ये एक्सप्रेशन यहां तक लिख सकते हो और इसके बाद ये लिख सकते हो वेयर V1 क्या है? वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और V2 क्या है? वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट।
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन क्या होती है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की क्या वैल्यू है, तो आप लिखोगे आगे नोट्स में, यानी इतना लिखने के बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे फॉर ओप एम्प IC 741 the value of large signal voltage gain A is 2 into 10 raised to power 5, इतनी होती है। ठीक है, फॉर ओप एम्प IC 741 द वैल्यू ऑफ लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन A इज 2 into 10 raised to power 5, इतनी होती है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नेक्स्ट पैरामीटर है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। देखो, इसका एक अलग से टॉपिक भी मैं यूट्यूब पे जल्दी अपलोड कर दूंगा या कर चुका हूँ मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने कर दिया हो सकता है आगे इन फ्यूचर में कर दूंगा, क्योंकि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाली बुक का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट तरीके से समझेंगे कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है। इसके ऊपर वीडियो आपको पक्का मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा डिटेल में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर इसके टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझने हैं तो डिटेल में तो बात करनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर बता दूंगा कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के नोट्स में आप लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AD टू कॉमन मोड वोल्टेज गेन, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन। कहने का मतलब क्या है कि CMRR एक्चुअली एक रेशियो है। रेशियो किसका है? डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का अपॉन कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ठीक है, इसके रेशियो को ही हम CMRR बोलते हैं। ठीक है, CMRR को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशियल गेन को अगर मैं AD से रिप्रेजेंट करूं और कॉमन मोड गेन को मैं ACM से रिप्रेजेंट करूं तो CMRR का फॉर्मूला ये हो गया। अब आपके माइंड में आ तो रहा होगा कि इसी वीडियो में समझ लें कि डिफरेंशियल गेन क्या होता है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन क्या होता है और कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होता है। देखो, मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी ओप एम्प की बात कर रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल ओप एम्प हो, है ना, आइडियल ओप एम्प की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकल ओप एम्प का एग्जांपल है IC 741। अगर इसके इनपुट पे हम V1 और V2 सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट हमें जो मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है, अगर इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2, अगर हमने ऐसी सिचुएशन में इनपुट दे रखा है कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल दोनों सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में जो इसकी जो गेन मिलेगी, जो इसकी गेन हमें मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज की जो गेन हमें मिलेगी, उसे हम कह रहे हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। उसी को हम कह रहे हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है, गेन तो मिलती है। गेन कहने का मतलब है कितना इनपुट सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर रहा है, उसी फैक्टर को हम गेन कहते हैं। ठीक है, तो जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल डिफरेंट हो तो उसमें जो गेन हमें मिलेगी, उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट पे हमें जो गेन मिलेगी उसे हम डिफरेंशियल गेन बोलेंगे। अच्छा, ये तो डिफरेंशियल गेन की बात हो गई। अच्छा, अगेन हम प्रैक्टिकल ओप एम्प IC की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ओप एम्प IC 741 की बात कर रहे हैं, 741 की बात कर रहे हैं कि अगेन दो इनपुट है, एक तो पॉजिटिव इनपुट, एक तो नेगेटिव, पॉजिटिव इनपुट नेगेटिव इनपुट। अगेन सिग्नल में V1 और V2 दे रहा हूं, V1 और V2 दे रहा हूं और आउटपुट सिग्नल निकाल रहा हूं।
तो अगर इफ, यहां पे कंडीशन क्या है, इफ V1 इक्वल टू V2, यानी हम एक ऐसा इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जो कि दोनों इनपुट के लिए कॉमन हो, यानी ऐसा वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं जो दोनों ही इनपुट के लिए कॉमन हो, यानी कॉमन सिग्नल दे रहे हैं। तो कॉमन सिग्नल के लिए जो गेन मिलेगी, अब जो आउटपुट वोल्टेज में जो गेन हमें मिलेगी, क्योंकि ये गेन किसके लिए मिल रही है, तब जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल क्या थे, कॉमन थे, तो इसे हम कहते हैं कॉमन मोड वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है। गेन क्या है? गेन मैं आपको बताऊं कि गेन, आप पूछो मुझसे कि गेन होता क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको गेन कहते हैं, है ना। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप हवा हवा में सब बता रहे हो, गेन होता क्या है, तो मैं बता दूं गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेशियो होता है वो गेन होता है, ठीक है। अब जब भी इनपुट पे डिफरेंट सिग्नल आए तो जो गेन हमें मिली उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। अच्छा, इनपुट पे अगर मैंने सेम वोल्टेज सिग्नल दिया या कॉमन मोड सिग्नल दिया, यानी दोनों इनपुट पे एक कॉमन सिग्नल दिया, तो उस केस में जो हमें वोल्टेज गेन मिलेगी उसे हम कहेंगे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। अच्छा, सिंपल सी बात है, दोनों अलग अलग केस है, तो दोनों अलग अलग केस में गेन भी अलग अलग होगी। अरे ये केस अलग है तो गेन अलग है, ये केस अलग है तो गेन अलग है, तो दोनों केस में गेन अलग अलग होगी। तो यानी डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन मोड वोल्टेज गेन का जो रेशियो होगा उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बुक में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं, या इसे शॉर्टकट में CMRR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट करो। तो जहां पे आपने ये फॉर्मूला लिखा है उसके जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे, जनरली ACM इट मींस कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज वेरी स्मॉल and AD it means differential voltage gain is very large, therefore the value of CMRR is very very large। कहने का मतलब समझो कि CMRR का फॉर्मूला क्या है, AD अपॉन ACM। तो सिंपल सी बात है, AD अगर वेरी वेरी लार्ज हो और ACM वेरी वेरी स्मॉल हो, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक CMRR बिकम वेरी 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 लार्ज। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई बात। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि AD की वैल्यू है 10⁴, ठीक है, ACM की वैल्यू है 0.01, या इसे मैं 10⁻⁻² लिख देता हूं। तो CMRR क्या बन जाएगा एग्जांपल में, 10⁴ अपॉन 10⁻², यानी 10�6। तो दिख रहा है कि अगर डिफरेंशियल वोल्टेज गेन लार्ज हो, कॉमन मोड वोल्टेज गेन स्मॉल हो, तो CMRR ऑटोमेटिकली वेरी वेरी लार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब लार्ज होने से होता क्या है कि जब भी हम इतने बड़े नंबर से डील करते हैं तो इसको हम डेसिबल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात आप आगे नोट्स में भी लिख लोगे कि बीइंग अ लार्ज वैल्यू CMR, being a large value, comma, the CMRR is most often expressed in decibel unit. That is, कहने का मतलब है CMRR in decibels unit is equal to, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 20 log 10 ways CMRR, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डेसिबल यूनिट को डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, या और करके ऐसे भी लिख सकते हो, CMRR इन डेसिबल्स यूनिट इज इक्वल टू 20 log 10 वेज। CMRR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, AD अपॉन ACM वाले फॉर्मूले से, ये भी आपने कैलकुलेट किया डेसिबल यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए CMRR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल या डेसिबल यूनिट में, ठीक है।
अच्छा, अब हम तो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, IC 741 की, यानी ओप एम्प IC 741 की, जिसको अभी हमने प्रैक्टिकल सिचुएशन प्लस VCC और माइनस VCC माइनस VEE के सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है और आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में यानी प्रैक्टिकल ओप एम्प IC 741 के लिए CMRR की वैल्यू क्या होती है, 90 डेसिबल होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे आगे, यानी इसके जस्ट बाद आगे नोट्स में लिखोगे फॉर, अच्छी तरह से लिखना, फॉर ओप एम्प IC, फॉर ओप एम्प IC 741 द वैल्यू ऑफ CMRR is about 90 डेसिबल। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट। नेक्स्ट पैरामीटर है 11 सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, इसे शॉर्टकट में SVRR भी बोल सकते हैं। इसके दो और नाम है, पहला पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो भी इसी को कहते हैं, इसे शॉर्टकट में PSRR भी लिख सकते हैं, और इसका एक और नाम है पावर सप्लाई सेंसिटिविटी, इसे PSS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज है जिनको हम सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो ही कहते हैं, यानी SVRR क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो नोट्स में आप लिख सकते हो द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO ऑफ एन ओप एम्प caused by variation in supply voltage is called SVRR, यानी सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। कहने का मतलब समझो कि मैंने जो फर्स्ट पैरामीटर पढ़ाया था वो था इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या होता है आप लोगों को पता है, जब कभी किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, यानी प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात कर रहे हैं, यानी ओप एम्प IC 741 की बात कर रहे हैं, कि ओप एम्प IC 741 की बात कर रहे हैं कि इसका जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, जो कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी VIO हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि आउटपुट जीरो हो जाए। ठीक है, इनपुट पे हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ताकि आउटपुट जीरो हो जाए। तो होता क्या है कि अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को चेंज करूं, सप्लाई वोल्टेज अभी के केस में मैं प्लस V और माइनस V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट इन लाइनों को सही करने के लिए। ठीक है, अभी मैं सप्लाई वोल्टेज को प्लस V और माइनस V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी इंक्रीज और डिक्रीज होता चला जाता है। यानी सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज होता जाता है। ठीक है, यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यही इन लाइनों का मीनिंग है। द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO ऑफ एन ओप एम्प कॉज्ड बाय वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी ये सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन के साथ जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, SVRR, यानी सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। फुल स्टॉप। इफ वी डिनोट द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज बाय डेल्टा V, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज के चेंज को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करूं, इसीलिए मैंने V से दिखाया था। ठीक है, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज के चेंज को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करूं एंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बाय डेल्टा VIO, और इसी तरह से जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है उसे अगर मैं डेल्टा VIO से रिप्रेजेंट करूं, देन SVRR कैन बी डिफाइंड एज, तो SVRR यानी सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा VIO अपॉन डेल्टा V। इस फॉर्मूले से हम सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए हम माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट यूनिट का यूज करते हैं, यानी इसका मेजरमेंट हम माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट में करते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फॉर
ओपन IC 741, the value of SVRR is about कितनी होती है 150 माइक्रोवोल्ट, 150 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया कि अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट या ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी अच्छी हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि उसके लिए SVRR की वैल्यू वेरी वेरी लो होनी चाहिए। तो ये बात आप आगे नोट्स में भी लिख सकते हो। फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ओपैम्प द वैल्यू ऑफ SVRR शुड बी वेरी लो। यानी एक अच्छी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के लिए सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू वेरी वेरी लो होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बताना भूल गया कि इससे पहले जो मैंने पैरामीटर लिखवाया था 9, जिसमें हमने लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की बात की थी, वोल्टेज गेन की बात की थी, तो उसमें यहां लिख देना आगे फाइनल, मैं लिखवाना भूल गया, लेकिन फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस of op-amp, the value of large signal voltage gain should be very high। ठीक है, मैं बताना भूल गया वहां पे, लेकिन याद आ गया तो चलो अभी बता देता हूं। ठीक है, कहने का मतलब है जहां पे आपने पैरामीटर लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन लिखा, तो उसके लास्ट में आप ये लाइन जरूर लिख देना कि अगर हमें एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट या अच्छी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके लिए लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की वैल्यू वेरी वेरी हाई होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब सेम जब हमने 10th पैरामीटर पढ़ा था, यानी CMRR पढ़ा था, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो 10th पैरामीटर है CMRR, ठीक है, उसके लिए भी ये लिख देना फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ओपैम्प द वैल्यू ऑफ लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की जगह द वैल्यू ऑफ CMRR, द वैल्यू ऑफ CMRR शुड बी वेरी लार्ज। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब समझो कि 9, जो 9 है, 9 क्या था? लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। ठीक है, जो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है, एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन की वैल्यू वेरी लार्ज होनी चाहिए, और एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए द वैल्यू ऑफ CMRR ये भी वेरी लार्ज होनी चाहिए। बट एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू वेरी वेरी लो होनी चाहिए। बस ये बातें आप अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। इस 11th पैरामीटर में यहां तक आप पहुंच करके नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं 12 पैरामीटर की, जिसको मैंने नाम दिया था स्लू रेट, या इसे SR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके नोट्स में आप लिख सकते हो द स्लू रेट SR में बी डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपैम्प विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फुल स्टॉप। द स्लू रेट कैन बी एक्सप्रेस एज, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एग्जांपल क्या है? IC 741। उसके इनपुट पे हमने सिग्नल दे रखे हैं, प्लस और माइनस इनपुट है, V1 V2, और इसे सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC माइनस VE से कनेक्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनपुट अगर दिया है तो आउटपुट हमें मिलेगा। तो स्लू रेट क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं स्लू रेट।
ठीक है, स्लू रेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्लू रेट इज इक्वल टू dv नॉट बाई dt, यानी आउटपुट वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम dv नॉट बाई dt करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? स्लो रेट बोलेंगे। और स्लो रेट को हम मेजर करते हैं वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में, यानी स्लो रेट को जब भी हमें मेजर करना होगा तो उसकी यूनिट क्या हम रखेंगे? वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो आप यहां पे बता सकते हो वेयर वीओ क्या है? आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ओपन, यहां पे। अच्छा, dv नॉट बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ op amp विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है dv नॉट बाई dt के नीचे मैक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ op amp with respect to time। अच्छा, ये स्लू रेट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अभी के लिए मेरे पास ए साइन ओमेगा टी है। दिखाई दे रहा है? यानी अगर मैं अज्यूम कर लूं कि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज ए साइन ओमेगा टी है, तो इस आउटपुट वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? dv बाई dt से। यानी मुझे आउटपुट वोल्टेज का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो रिजल्ट आएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ op amp विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी dv नॉट बाई dt की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब cos ओमेगा टी वाला टर्म 1 हो जाए, ये वाला टर्म 1 हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ए ओमेगा। रिजल्ट आएगा ए ओमेगा। एक्चुअली हमें यही तो कैलकुलेट करना था, अगर स्लू रेट को कैलकुलेट करना है। यानी स्लू रेट क्या था? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। यानी यही तो हमारा स्लू रेट है। यानी स्लू रेट यानी एस आर इज इक्वल टू dv नॉट बाई dt की मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो इस तरह से किसी न्यूमेरिकल के लिए आप स्लू रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, इसे मेजर हम किसके टर्म्स में करेंगे? वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो, स्लू रेट इंडिकेट्स हाउ रैपिडली आउटपुट वोल्टेज ऑफ op amp चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज सिग्नल। कहने का मतलब स्लू रेट हमें ये बताता है या ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट कितनी जल्दी चेंज होता है अगर इनपुट को हम चेंज करें। यानी इनपुट के चेंज होने के साथ साथ आउटपुट कितनी जल्दी से चेंज होता है, इस बात का पता हम स्लू रेट की हेल्प से ही लगाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। इनफाइनाइट स्लू रेट मींस आउटपुट वोल्टेज चेंज अकर साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज चेंज। कहने का मतलब समझो, देखो स्लू रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, एस आर इज इक्वल टू dv नॉट बाई dt की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है? जब dt की वैल्यू 0 हो जाए। अरे इस फॉर्मूले में अगर चेंज इन टाइम को अगर 0 अज्यूम कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी इनफाइनाइट स्लू रेट का मतलब ये हुआ
कि जैसे ही इनपुट को चेंज हमने किया आउटपुट तुरंत चेंज हो गया, यानी जैसे ही इनपुट चेंज किया हमने आउटपुट साइमल्टेनियसली चेंज हो गया विदाउट एनी टाइम लैग। तो इस टाइप के चेंज को हम कहेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लू रेट इनफाइनाइट है। क्लियर हो गई बात? इट मीन्स फॉर अ गुड ऑप एम्प वैल्यू ऑफ स्लू रेट शुड बी वेरी लार्ज, यानी अगर हमें एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है या अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लू रेट की वैल्यू को वेरी लार्ज रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। फॉर ऑप एम्प आईसी 741 द वैल्यू ऑफ स्लू रेट इज अबाउट 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ऑप एम्प आईसी 741 के लिए स्लू रेट बहुत स्मॉल होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, होना क्या चाहिए, स्लू रेट लार्ज होना चाहिए, बट जो आईसी 741 है उसके लिए स्लू रेट बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर। तो इस वीडियो के लास्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स क्या क्या है और एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इन पैरामीटर्स की वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो एक गुड ऑप एम्प, एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इन सारे पैरामीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो में। इनपुट ऑफसेट करंट यानी IIO की वैल्यू भी वेरी स्मॉल होनी चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, इनपुट बायस करंट की भी वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए एक गुड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं आपको बताऊं क्या था। एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट दो टाइप के मैंने कैलकुलेट किए थे, डेल्टा VIO बाई डेल्टा टी, ये भी वेरी स्मॉल होना चाहिए, और डेल्टा IIO बाई डेल्टा टी, ये भी वेरी स्मॉल होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस को RI से रिप्रेजेंट करते हैं और एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए RI की वैल्यू वेरी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस को RO से इंडिकेट करते हैं और एक गुड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए RO की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बस कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि अब तक हमने क्या समझा। इनपुट वोल्टेज रेंज को अभी के लिए मैं VR बोल दे रहा हूं, IVR बोल दे रहा हूं, IVR इनपुट वोल्टेज रेंज। तो एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट वोल्टेज रेंज वेरी लार्ज होनी चाहिए, वेरी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज रेंज OVR, इसे OVR से रिप्रेजेंट कर लें तो OVR यानी आउटपुट वोल्टेज रेंज भी वेरी लार्ज होनी चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वेरी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR भी एक गुड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वेरी लार्ज होनी चाहिए। ये सब मैंने समझाया इस वीडियो में। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो SVRR एक गुड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और स्लू रेट एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्लू रेट वेरी लार्ज होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, वेरी हाई। ठीक है, मतलब अगर हमें एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिए तो अगेन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वेरी स्मॉल होना चाहिए, इनपुट ऑफसेट करंट वेरी स्मॉल होना चाहिए, इनपुट बायस करंट वेरी स्मॉल होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है,
डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, इनपुट वोल्टेज रेंज वेरी लार्ज होनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज रेंज वेरी लार्ज होनी चाहिए, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन ए वेरी लार्ज होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी वेरी लार्ज होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो ये वेरी स्मॉल होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, और स्लू रेट वेरी हाई होना चाहिए एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अब मेरे पास अगर क्या एक आइडियल ओप एम्प हो तो उसके लिए इन पैरामीटर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं बताऊं, आइडियल ओप एम्प के लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू 0 होना चाहिए, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट बायस करंट IB की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए थर्मल ड्रिफ्ट ये भी 0 मिलनी चाहिए, ये क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर के साथ साथ ना तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज हो, ना ही इनपुट ऑफसेट करंट चेंज हो, और ना ही इनपुट बायस करंट चेंज हो। टेम्परेचर के साथ साथ इन तीनों का चेंज अगर ना हो तो वो 0 हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 0 फॉर द आइडियल ओप एम्प, ठीक है। और डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस फॉर आइडियल ओप एम्प RI की वैल्यू इंफिनिटी होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, इनपुट वोल्टेज रेंज ये डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका सप्लाई वोल्टेज क्या है, तो इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज रेंज ये भी डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज क्या दे रखा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, इसको भी छोड़ दो। लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन फॉर आइडियल ओप एम्प ए की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR फॉर एन आइडियल ओप एम्प, यानी CMRR आइडियल ओप एम्प के लिए इंफिनिटी होता है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो फॉर आइडियल ओप एम्प इसे 0 होना चाहिए, SVRR इक्वल टू 0, बिकॉज हमें स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही तो हो सकती है, ठीक है। और स्लू रेट फॉर आइडियल ओप एम्प ये वेरी लार्ज होना चाहिए, और लार्ज होने के लिए मतलब स्लू रेट क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। अरे सिंपल सी बात है, जो चीज वेरी स्मॉल होनी चाहिए वो आइडियल वैल्यू 0 होगी, वेरी स्मॉल की आइडियल वैल्यू 0, वेरी स्मॉल की आइडियल वैल्यू 0, वेरी स्मॉल की आइडियल वैल्यू 0, वेरी लार्ज की आइडियल वैल्यू इंफिनिटी, वेरी स्मॉल की आइडियल वैल्यू 0, ठीक है। वेरी लार्ज की आइडियल वैल्यू इंफिनिटी, वेरी लार्ज की आइडियल वैल्यू इंफिनिटी, वेरी स्मॉल की आइडियल वैल्यू 0, वेरी हाई की आइडियल वैल्यू इंफिनिटी। इस तरह से आप आइडियल ओप एम्प के लिए इन सारे पैरामीटर को भी लिख सकते हो, और यही साइड में आप IC 741 के लिए इन्हीं सब पैरामीटर की वैल्यू लिख सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि मैंने इन सब की वैल्यू लिखवाई है तो भाई मैं बार बार तो लिखवाऊंगा नहीं, तो ये आपका होमवर्क है। जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स के लास्ट में ये टेबल जरूर बना लेना, ठीक है। नोट्स के लास्ट में ये टेबल बना लेना, और टेबल में IC 741 के लिए इन सारे पैरामीटर की जो जो मैंने वैल्यू लिखवाई है यहाँ साइड में नोट कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।